संडे ब्रंच के 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा मानना है कि कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा खबर पढ़कर सुन सकता है, इसमें कौन सी नई बात है, लेकिन उसके आगे पीछे की पूरी कहानी पता होने से ही चीजें साफ होने लगती हैं। और इस सीरीज में हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी वीडियोस की तरह इस सीरीज में भी हम आपका सपोर्ट चाहते हैं और हर संडे की तरह इस संडे भी हम सबसे बड़ी न्यूज कंट्रोवर्सीज को बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का संडे ब्रंच। अगर आप किसी खबर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर रेफर करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए न्यूज चैप्टर से डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प पर जा सकते हैं। स्वागत है आपका स्टार्टअप एनालिस्ट पर, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। 13 और 14 मार्च को बेंगलुरु में टेक एंड इनोवेशन समिट 2023 होने जा रहा है और ये इवेंट एंटरप्रेन्योर के द्वारा आयोजित किया जाएगा और कई इन्वेस्टर्स, वीसीज, पोर्टफोलियो फंड मैनेजर और शार्क्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे। शार्क अमित जैन और विनीता सिंह के अलावा जेप्टो के को-फाउंडर और सीटीओ कैवल्य वोहरा, मशहूर यूट्यूबर शरण हेच और कई सारे पर्सनैलिटीज मौजूद होने वाले हैं। जहां एक तरफ शार्क समिट में शामिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शार्क्स की पुराने शार्क से मुलाकात हो रही है। ओयो फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल की शादी में रिसेप्शन में अमन और अशनीर को एक साथ देखा गया और ये फोटो डालते ही लोग कमेंट्स में टूट पड़े और ये कहकर कि उन्हें शार्क टैंक के सीजन 1 की याद आ गई। ओयो रूम्स के इन्वेस्टर और सॉफ्टबैंक ग्रुप के सीईओ मासायोशी सन भी रिसेप्शन में मौजूद थे। सॉफ्टबैंक ग्रुप ने इंडिया के बड़े से बड़े यूनिकॉर्न कंपनी में इन्वेस्ट किया है। पीयूष का लेंसकार्ट, मीशो, अनअकैडमी, डिलीवरी, ओला कैब्स, पॉलिसी बाजार और न जाने कितने ही यूनिकॉर्न्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और कनाडा के कई लॉ मेकर्स टिकटॉक पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस के व्हाइट हाउस ने फेडरल एजेंसीज को सरकारी डिवाइसेस से टिकटॉक को हटाने के आदेश दे दिए हैं। कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने भी सरकारी डिवाइसेस से टिकटॉक को हटा दिया है। लेकिन यूएस के हाउस कमेटी ने यह मांग रखी कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन को टिकटॉक को पूरे देश में ही बैन कर देना चाहिए। चेक रिपब्लिक की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी न्यूकिब ने चेतावनी दी है कि टिकटॉक को उन फोन्स पर इंस्टॉल नहीं करना चाहिए जिसमें यूजर्स महत्वपूर्ण डेटा स्टोर करके रखते हैं। न्यूकिब ने यह भी कहा है कि इससे सुरक्षा को खतरा है क्योंकि टिकटॉक डेटा को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि चाइना खुद अपनी कंपनीज पर एडमिनिस्ट्रेटर करता है। अब चाइना का मानना है कि अमेरिका बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है। एफसीसी कमिश्नर बार्डन कार ने कहा है कि इंडिया ने टिकटॉक को बैन करके दुनिया में बहुत ही अच्छी मिसाल कायम की है। इंडिया ने जून 29, 2020 में टिकटॉक को बैन करवाया सिक्योरिटी इश्यूज का कारण देते हुए, और ये बैन इंडिया और चाइना के बीच हुए गलवान वैली झड़प के बाद हुआ था। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस दुनिया का सबसे महंगा स्टार्टअप है। उसका वैल्यूएशन $300 बिलियन है, जो कि इलॉन मस्क के स्पेस एक्स से भी ज्यादा है। स्क्वायर यार्ड्स अकेला स्टार्टअप नहीं है जिसने फंडिंग उठाई है। ग्रोफिन नाम के फिनटेक स्टार्टअप ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $7.5 मिलियन रेज किए हुए हैं। इस राउंड में एसडब्ल्यूसी ग्लोबल और उनके पुराने इन्वेस्टर्स 314 कैपिटल ने भी हिस्सा लिया था और ये फंडिंग राउंड 8 मार्च को हुआ था। और मजे की बात यह कि उनका सीड फंडिंग राउंड सिर्फ 5 दिन पहले 3 मार्च को हुआ था और जिसमें उन्होंने $1.4 मिलियन की फंडिंग रेज की थी। ग्रोफिन एक अकाउंट्स रिसीवेबल ऑटोमेशन स्टार्टअप है जिसे पेमेंट्स इकट्ठा करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए ग्रोफिन ऑटोमेशन, कोलैबोरेशन और कलेक्शन ट्रैकिंग टूल्स और सर्विसेज ऑफर करता है। एक और ध्यान देने वाली बात है कि ग्रोफिन इंडियन स्टार्टअप होने के बावजूद देश के बाहर 1 से ज्यादा जगहों में हेडक्वार्टर्ड है। टेकक्रंच ने बताया कि ये सिंगापुर और सैन फ्रांसिस्को में बसा है और ये चेन्नई में भी हेडक्वार्टर्ड है। इनफैक्ट पॉलीगन, अमागी, हसुरा, फ्रैक्टल एनालिस्ट, चार्जबी और भी कई सारे स्टार्टअप्स देश के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, यानी कि कंपनी देश के बाहर बनी है। भला ऐसा क्यों? लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही नॉर्मल है। स्टार्टअप किसी देश के बाहर बनकर भी उस देश में ऑपरेट कर सकता है। इस लिस्ट में कई स्टार्टअप्स B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस स्टार्टअप्स हैं और इसके कई फायदे हैं, जैसे इंडिया में कॉस्ट इफेक्टिव और स्किल टैलेंट पूल मिलता है और प्रोडक्ट्स को अमेरिकन मार्केट में बेच सकते हैं जहां मार्केट बड़ा है और डिमांड ज्यादा है। दूसरी वजह हो सकती है टैक्सेस, जैसे सिंगापुर में कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी इंडिया से बहुत कम है और शेयर होल्डर्स के लिए इंडिविजुअल्स पर बिल्कुल कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। इसलिए आज 8000 से भी ज्यादा कंपनीज सिंगापुर में रजिस्टर्ड हैं। एक और स्टार्टअप ने फंडिंग उठाई है, बेटर हाफ, एक मैट्रिमोनी स्टार्टअप है जिसने हाल ही में $8.5 मिलियन की सीरीज ए फंडिंग उठाई है। इस राउंड में इंस्टाग्राम के को-फाउंडर माइक क्रेगर और ड्रॉपबॉक्स के को-फाउंडर आरश फरडोस्की के साथ ही बम्बल, स्पॉटिफाई, उबर और फ्लिपकार्ट से जुड़े कई इन्वेस्टर्स ने भी इन्वेस्ट किया है। बेटर हाफ का दावा है कि उन्होंने फास्टेस्ट AI बेस्ड मैच मेकिंग सिस्टम बनाया है। उन्होंने मई 2021 में प्री सीरीज ए राउंड में $3 मिलियन रेज किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप ने 500 मिलियन यानी कि 4000 करोड़ का लोन चुका दिया है और जब से हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, अडानी की संपत्ति को ठेस पहुंची है। इसीलिए इन्वेस्टर्स का विश्वास वापस पाने के लिए अडानी ग्रुप्स धीरे धीरे सारे के सारे उधार चुकाने में लगा हुआ है। अडानी ने $2 बिलियन के शेयर बैक्ड लोन्स चुका दिए हैं। ग्लोबल बैंक्स ने अडानी को $4.5 बिलियन के लोन दिए थे होली सिम से ACC अंबुजा के एक्विजिशन के लिए और उनमें से भी कुछ हिस्सा अडानी ने अभी चुका
दिया है और अगला पेमेंट 2024 में आने वाला है। हाल ही में इंडिया के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर यानी कि सेबी का काम बहुत बढ़ गया है। पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट, फिर पंप एंड डंप स्कीम जिसमें अरशद वारसी और उनकी पत्नी को पकड़ा गया। जी हाँ, और अब इन डिफॉल्टर्स को पकड़ने के लिए सेबी ने 20 लाख रुपए तक का इनाम रखा है। जो कोई भी डिफॉल्टर्स के एसेट्स के बारे में जानकारी देगा उसकी पहचान प्राइवेट में रखी जाएगी और ये इनाम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड से दिया जाएगा। सेबी के 2021-2022 एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 67,228 करोड़ की रकम डिफॉल्ट टू रिकवर यानी कि डीटीआर कैटेगरी में है। 7 मार्च को भारत सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला आया कि अब से डिजिटल एसेट्स, फिएट करेंसीज, वर्चुअल एसेट्स खासकर क्रिप्टो करेंसीज पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन लागू किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक गैजेट नोटिफिकेशन में कहा है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, सेफ कीपिंग और सारे रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज पर 2002 का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लागू होगा। किसी भी संदेहजनक हरकत की भनक लगी तो इंडिया के क्रिप्टो एक्सचेंज को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को रिपोर्ट करना होगा। डिजिटल करेंसी और एनएफटीज को रिसेंट सालों में इंडिया में बहुत अट्रैक्शन मिला है। 10.7 करोड़ क्रिप्टो ऑनर्स के साथ इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिप्टो ऑनर्स हैं और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है और ये मार्केट 2030 तक $241 मिलियन का होने वाला है। लेकिन इस मार्केट पर अभी कोई खास कानून नहीं लागू है जैसे बैंक्स और स्टॉक मार्केट्स पर है। इसीलिए पिछले महीने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी पार्लियामेंट में कहा था कि क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल का निर्माण किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैग स्क्वायर यार्ड्स ने हाल ही में हैदराबाद के 1 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस के लिए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि एचएनआई से 112 करोड़ रुपए रेज किए हैं और ये पहली प्रॉपर्टी है जिसमें कंपनी ने फ्रैक्शनल ओनरशिप मॉडल को आजमाया। अब जैसे कि आप नाम से ही समझ चुके होंगे, फ्रैक्शनल ओनरशिप इसका मतलब होता है कि एक मालिक की जगह कई सारे लोग मालिक होते हैं। आसान भाषा में कहें तो एक प्रॉपर्टी के कई लोग मालिक होंगे और जो कोई भी खर्चा उठाता है उसके हिस्से में प्रॉपर्टी और यूसेज राइट्स का कुछ परसेंटेज आ जाता है। फ्रैक्शनल ओनरशिप मॉडल को खासकर महंगी चीजों को खरीदने में अपनाया जाता है जैसे कि बोट हो गया, प्लेन या स्क्वायर यार्ड के केस में ऑफिस स्पेस। तो इस केस में स्क्वायर यार्ड्स खुद एसेट मैनेजर है। जो भी पैसा किराए से और प्रॉपर्टी का दाम बढ़ने से आएगा उसे सारे इन्वेस्टर्स में बांट दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल एम्बेसी एसएएस आई टावर में इन्वेस्टर को 8% ग्रॉस रिटर्न और 13.5% टारगेटेड एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स मिलेंगे। हालांकि ये प्रॉपर्टी बेची गई है। स्क्वायर यार्ड्स प्रॉपर्टी और ब्रोकरेज बिजनेस में ऑपरेट करती है और रिसेंटली उन्होंने प्रॉप सीएमसी द्वारा एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज और डेटा इंटेलिजेंस ऑफर करना शुरू किया है। फ्रैक्शनल ओनरशिप इंडिया में नई चीज है और जल्द ही कमर्शियल प्रॉपर्टी के अलावा इंडस्ट्रियल एसेट्स, स्कूल, स्टूडेंट हाउसिंग और हॉस्पिटल्स में भी देखी जाएगी। YouTube ने ऐलान किया है कि वो अगले महीने के 6 तारीख से प्लेटफॉर्म से ओवरले एड्स को हटा देगा। ओवरले एड्स को डेस्कटॉप्स पर इस्तेमाल किया जाता है और डेस्कटॉप यूजर्स के लिए ये मशहूर एड फॉर्मेट है। इन्हें पॉपअप कार्ड्स की तरह वीडियो के ऊपर या नीचे दिखाया जाता है और इन एड्स के एक्स पर क्लिक करके इन्हें हटाया जा सकता है और एड पर क्लिक करके किसी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट किया जा सकता है। YouTube का मानना है कि ओवरले एड्स निकालने से यूजर एक्सपीरियंस और भी बेहतर होगा। ओवरले एड्स के अलावा डिस्प्ले एड्स, स्किपेबल वीडियो एड्स, नॉन स्किपेबल वीडियो एड्स, बम्पर एड्स और स्पॉन्सर्ड एड्स जैसे कई एड फॉर्मेट्स प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमने ये नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम हर रविवार को ब्रंच के वक्त आपके लिए सबसे बड़ी खबरों की कहानियां लेकर आएंगे। उम्मीद है कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये भी पसंद आएगी। अगर आप ऐसे ही टॉपिक पर वीडियोस पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।